हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रमोद पूनिया और मैं लेकर के आया हूं कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर 11वां अध्याय जो है किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। ये आपके सिलेबस की 6 यूनिट का एक चैप्टर है जिसके अंदर आपके पास 2 चैप्टर हैं। एक है किरण प्रकाशिकी और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका अंक भार अपने सिलेबस में सर्वाधिक है, इस यूनिट का अंक भार सर्वाधिक है, और दूसरा ये कि ये आपके पूर्व ज्ञान पर भी आधारित है। चलो तो हम शुरू करते हैं 11वां चैप्टर किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहें और जो चीजें महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको नोट करते रहें। सबसे पहले हम किरण प्रकाशिकी के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि प्रकाशिकी क्या है, प्रकाशिकी किसे कहते हैं। तो ऐसा बुक, ऐसा विषय जिसमें अपन प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश की विभिन्न घटनाओं के बारे में और प्रकाश से संबंधित जो उपकरण हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, वो बुक, वो सब्जेक्ट आपका कहलाता है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। ठीक है। इसके बाद प्रकाशिकी को परिभाषित करने के बाद हम बात कर रहे हैं प्रकाश के गुणों। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो अपनी दृष्टि संवेदनाओं को जागृत करता है, जिससे हम परिवेश की वस्तुओं को देख पाते हैं। ऊर्जा का एक ऐसा रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाता है, या यूं कह सकते हैं कि ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लगभग 750 नैनोमीटर के बीच होती है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका वेवलेंथ लगभग कितना लेते हैं? 400 नैनोमीटर से लगभग 750 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है। इस रेंज के बीच की जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं वो अपने को वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाती हैं, इसलिए इसे अपन दृश्य प्रकाश के नाम से जानते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का चाल कितना होता है, प्रकाश किस स्पीड से मूव करता है। तो इसका सर्वाधिक चाल जो होता है वो किस में होता है? निर्वात में। प्रकाश निर्वात में सर्वाधिक स्पीड से मूव करता है, संचरित होता है, और वो स्पीड कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश का सर्वाधिक चाल है, जो कहां पर होता है? निर्वात में। इसके बाद बात करते हैं दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु, माध्यम में संचरण, कि प्रकाश जो है वो किसी माध्यम में भी संचरित हो सकता है या नहीं। अपन कह रहे हैं कि निर्वात में इसका चाल सर्वाधिक होता है, ठीक है, लेकिन अगर ये कहें कि ये माध्यम में संचरित हो सकता है या नहीं, तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रकाश किसी माध्यम में भी संचरित हो सकता है, लेकिन प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। यदि आपका माध्यम पारदर्शी है तो उसके अंदर से प्रकाश का संचरण संभव है। अगर माध्यम पारदर्शी नहीं है तो प्रकाश संचरित नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रकाश के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और ऊर्जा के स्थानांतरण के आधार पे ही इस प्रकाश की प्रकृति जो है वो कितने प्रकार की है? प्रकाश की 2 प्रकृति बताई गई है। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति आप नोट कर लें। एक है तरंग प्रकृति और दूसरा है कणीय प्रकृति। तरंग प्रकृति से मतलब है ऐसा नेचर, प्रकाश का ऐसा नेचर जिसमें ऊर्जा का संचरण तरंग के या तरंगाग्र के रूप में हो, वो प्रकाश की कौन सी प्रकृति होती है? तरंग प्रकृति। दूसरा है कणीय प्रकृति, इसके बारे में भी अपने सिलेबस में है, अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कणीय प्रकृति का मतलब है जिसके अंदर ऊर्जा का संचरण,
ठीक है, कैसे हो, पैकेट्स के रूप में हो, कणों के रूप में हो, बंडलों के रूप में हो, वो आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का कणीय प्रकृति। ठीक है, यहां अपन ने ही जाना कि प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और इसके दो नेचर हैं। ठीक है, लेकिन यदि अपन ये कह दें कि अपने सामने देखें तो जनरली जो वस्तुएं अपने सामने हैं उनके साइज की तुलना में प्रकाश का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। प्रकाश का वेवलेंथ लगभग कितना होता है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में, जबकि अपने सामने जो वस्तुएं हैं वो मीटर में, सेंटीमीटर में हैं। ठीक है, इसकी वजह से अपन प्रकाश को क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है। मतलब प्रकाश कैसा है, सरल रेखीय पथ में संचरित होता है और ये प्रकाश का सरल रेखीय पथ ही क्या कहलाता है, प्रकाश किरण। यह है प्रकाश का सरल रेखीय पथ, रेखीय पथ प्रकाश किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश किरण। यदि बहुत सारी प्रकाश किरण एक साथ हों और वो संचरित हो रही हैं तो उसे अपन क्या कह देते हैं, प्रकाश पुंज। क्या कह देते हैं, प्रकाश पुंज। ये था प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब अपन जब यहां कह रहे हैं कि अपन क्या मान लेते हैं कि प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक सरल रेखीय पथ पे गति करता है, जिसे अपन, और इस सरल रेखीय पथ को अपन प्रकाश किरण कहते हैं। तो अब आते हैं बात किरण प्रकाशिकी के अंदर। अपन ये मान चुके हैं कि प्रकाश कुछ कुछ जगहों पर, जहां पर उनका कंपैरिजन किसी बड़ी बॉडी से किया जाए, बड़ी वस्तुओं के साथ उनका कंपेयर किया जाए, तो प्रकाश को अपन क्या मान सकते हैं, एक किरण रूप में मान सकते हैं। तो अब बात करते हैं किरण प्रकाशिकी की। ऐसा विषय जिसके अंदर प्रकाश को किरण रूप में मानते हुए अपन ये मान लें कि प्रकाश कैसा है, किरण के रूप में, प्रकाश को किरण रूप में मानते हुए प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करें, वह ब्रांच, फिजिक्स की वह शाखा क्या कहलाती है, किरण प्रकाशिकी कहलाती है। देखो कौन सी घटनाएं हैं किरण प्रकाशिकी से संबंधित। किरण प्रकाशिकी के बारे में, किरण प्रकाशिकी में अपन प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इन घटनाओं के बारे में अपन किरण प्रकाशिकी में जानेंगे। देखो ये जो घटनाएं हैं जो किरण प्रकाशिकी के अंदर अपने को पढ़नी है, ये सारी घटनाएं अपने दैनिक जीवन में अपन इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको अच्छे से सामान्य रूप से इनको अपन देख सकते हैं। इसलिए किरण प्रकाशिकी को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे हम स्थूल प्रकाशिकी भी कह सकते हैं, इसे स्थूल प्रकाशिकी। दूसरा, ये जो किरण प्रकाशिकी में जो घटनाएं अपन जिनके बारे में पढ़ेंगे, ये सारी की सारी घटनाएं, इनके जो नियम हैं उनको ज्यामिति के सामान्य नियमों से समझा जा सकता है, इसलिए किरण प्रकाशिकी को ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहा जा सकता है। तो किरण प्रकाशिकी के दो नाम और भी हैं, इसे स्थूल प्रकाशिकी से भी समझ सकते हैं या इसे अपन ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कह सकते हैं। इसे स्थूल प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे प्रकाश की पहली घटना, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करे
और उस टाइम जो परिसीमा है दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो पृष्ठ है उससे उस किरण का कुछ भाग या संपूर्ण किरण पुनः पहले वाले माध्यम में ही लौट जाए तो प्रकाश की ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो परिसीमा से यदि प्रकाश की किरण का कुछ भाग या संपूर्ण किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश का ये घटना क्या कहलाता है, प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखो ये इस डायग्राम से अपन इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ये एक परिसीमा है, दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है, इसके ऊपर कोई दूसरा माध्यम है और इसके नीचे कोई दूसरा माध्यम है। जब कोई किरण इसके ऊपर आपतित हो, प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित हो तो वो यहाँ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसके अंदर ये जो किरण जो इस परिसीमा के ऊपर जो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतित हो रही है, इस किरण को अपन क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, ये किरण जो वापस उसी माध्यम में लौटी है ये कहलाती है परावर्तित किरण। क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। ये परावर्तक पृष्ठ जो दोनों माध्यमों को परावर्तक पृष्ठ ये कहलाता है आपतन बिंदु। परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक काल्पनिक रेखा अपन जो खींच रखी है वो कहलाती है अभिलंब। अभिलंब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल जो है वो कहलाता है आपतन कोण और इसे आई से व्यक्त करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है परावर्तन कोण। ठीक है, जब कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो अभिलंब के साथ कुछ एंगल बनाते हुए आपतित होगी और ये यहां से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौटे जाएगी। जो किरण पृष्ठ के ऊपर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो वापस उसी माध्यम में लौटती है वो परावर्तित किरण कहलाती है। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सीमा है वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जिस बिंदु पर किरण आ रही है वो आपतन बिंदु कहलाता है और परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक काल्पनिक रेखा है वो आपकी अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल आपतन कोण कहलाता है तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम दिए गए हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण, कौन सा है आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण। और आर क्या है, परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो पहला नियम ये कहता है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। गणितीय रूप से लिखें इसको तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों एक ही तल का मतलब है अगर मैं इस हथेली को परावर्तक पृष्ठ मानूं तो, और अगर आपतित किरण ये है तो परावर्तित किरण इसी तल में होगी, इसी तल में होगी। आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों इसी तल में होंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अगर ये हुई तो इस तल में परावर्तित किरण नहीं आएगी। तो दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम अपन ने देखे हैं। इसके बाद अगर बात करें परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति की, तो परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के आधार पे प्रकाश के परावर्तन को दो प्रकार का बताया गया है। कौन सा? नियमित परावर्तन और विचलित परावर्तन। सबसे पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विचलित परावर्तन। देखो, यदि किसी समतल परावर्तक पृष्ठ पर समानांतर प्रकाश किरणों का पुंज आपतित हो तो ये वापस एक निश्चित पैटर्न में ही जाती है। ठीक है, अगर ये पहले समानांतर है तो बाद में भी समानांतर रहेंगी। तो ऐसा परावर्तन जो समतल पृष्ठ से हो वो नियमित परावर्तन कहलाता है। यदि आपका पृष्ठ कैसा हो, खुरदरा हो या उबड़ खाबड़ हो और इस पे कोई समानांतर किरणों का पुंज आपतित करवाया जाए तो क्या होगा? ये किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इस प्रकार का परावर्तन जो खुरदरे पृष्ठ से हो वो कहलाता है विचलित परावर्तन। ठीक है, खुरदरे समतल पृष्ठ से होता है और विचलित परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से। ये आपतित किरणें और ये है परावर्तित किरण। तो यह आपने जान लिया कि परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के आधार पे परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक है नियमित परावर्तन जो समतल पृष्ठ से होता है, इसमें एक अगर निश्चित पैटर्न में आ रही है तो उसी पैटर्न में वापस किरणें परावर्तित होंगी। जबकि विचलित परावर्तन में जो कि एक खुरदरे पृष्ठ से होता है, इसमें अगर समानांतर किरणें इस पृष्ठ पे आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। परावर्तन में
प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और चाल अपरिवर्तित रहती है, परंतु तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसके कुछ भाग को पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप तीव्रता में कुछ कमी आ जाती है। ये था एक इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा अपन बात करें कि यदि किसी परावर्तक पृष्ठ पर किसी प्रकाश किरण को परावर्तक पृष्ठ के लंबवत आपतित किया जाए, या यूं कहूं कि अभिलंब के अनुदिश आपतित किया जाए, तो वो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, यदि ये प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पे चली जाएगी। तीसरा पॉइंट है, परावर्तन के जो नियम, दो नियम जो अपन ने पढ़े हैं, ये नियम सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए वैलिड हैं, सभी प्रकार के पृष्ठों पे लागू होंगे, चाहे वो पृष्ठ समतल हो, चाहे वो पृष्ठ आपका खुरदरा हो, चाहे वो पृष्ठ वक्रित हो। तीनों प्रकार के पृष्ठों पे ये जो दोनों नियम हैं परावर्तन के, ये लागू होते हैं। अब अपने सिलेबस में प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से और गोलीय दर्पण से दोनों है। तो पहले अपन पढ़ते हैं कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, और प्रकाश का परावर्तन होने के बाद उसका जो वस्तु रखी हुई है समतल दर्पण के सामने, उसका इमेज समतल दर्पण में कैसा बनता है, उसकी विशेषताएं क्या होंगी। ठीक है, ये कोई एक समतल दर्पण है, समतल कांच की प्लेट है, जिसके एक साइड अगर सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं तो वो बन जाता है समतल दर्पण। यदि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखें, कोई वस्तु रखें, तो इस वस्तु से आने वाली किरणें इससे वापस रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के इसी साइड में लौट आएंगी। ठीक है, ये किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करेंगी, और अपन देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात फैल रही हैं, मतलब ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। अगर इनको पीछे बढ़ाएं तो ये किरणें यहाँ मिलती हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ठीक है, अब ये इमेज कैसा होगा, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो वस्तु जिस प्रकार की है, वस्तु का जो आकार है और जैसी आकृति है, ठीक वैसा ही यहाँ पर आपको इमेज मिलेगा। समतल दर्पण में वस्तु का जो आकार और आकृति लेते हैं, ठीक वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनता है। दूसरी विशेषता है कि ये जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, सीधा। जिस प्रकार की वस्तु है उसी प्रकार का उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और किरणों को पीछे बढ़ाने पे प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। दूसरी विशेषता होगी ये प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। इसके बाद में तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे होगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होती है। अगर अपन कभी किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपने को लगता है कि जितने अपन उसके सामने खड़े हैं उतना ही पीछे की ओर, अंदर की ओर, दर्पण के पीछे की ओर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपना फोटो अपने को दिखाई देता है। चौथा फैक्ट है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब के में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब ये है कि उसकी दाईं साइड बाईं साइड में दिखेगी और बाईं साइड दाईं साइड में दिखेगी। मतलब दाईं साइड और बाईं साइड आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, ये कहलाता है पार्श्व परिवर्तन। तो प्रतिबिंब में क्या हो जाता है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। पांचवा फैक्ट है वस्तु का पार्श्व परिवर्तन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये आपका एक समतल दर्पण है और इसके सामने आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ये इसके पीछे इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जो साइड दाईं साइड है वो बाईं साइड में हो जाएगी और बाईं साइड दाईं साइड में हो जाएगी। नेक्स्ट इसका जो एक फैक्ट है वो ये है कि वस्तु का यदि समतल दर्पण के द्वारा पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहें तो क्या करना होगा, दर्पण आपको वस्तु की लंबाई का आधा लेना पड़ेगा। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का साइज कितना होना चाहिए, वस्तु की लंबाई का
आधा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि समतल दर्पण, जैसे अपना कोई समतल दर्पण है Mn और इस पे कोई आपतित किरण है OA, यदि इस आपतित किरण को स्थिर रखें, इसको स्थिर रख के अगर अपन क्या करें, इस परावर्तक पृष्ठ को क्या करें, थीटा कोण से घुमा दें, तो क्या होगा, जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाती है, 2 थीटा कोण से विचलित हो जाती है। ध्यान है, यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए परावर्तक पृष्ठ को थीटा कोण से घुमा दें तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से रोटेट हो जाती है, घूम जाती है। ठीक है। समतल दर्पण थीटा कोण से झुके हुए हैं और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उनके बीच में कोई वस्तु रखी है, तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे, उनके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। थीटा कोण पर झुके समतल दर्पणों के मध्य रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो देखो, ये आपको ध्यान रखना है कि 360 डिग्री के अंदर यदि इस झुकाव कोण का, थीटा कोण का डिवाइड करें और डिवाइड करने पर 360 बटा थीटा का मान यदि सम संख्या आए तो दोनों दर्पणों के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी 360 बटा थीटा माइनस 1। और यदि 360 बटा थीटा से 360 को डिवाइड करने पर यह वैल्यू क्या है, एक विषम संख्या प्राप्त हो, तो दोनों के बीच वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 360 बटा थीटा ही हो जाएगी। ये विषम संख्या है और विषम प्रतिबिंब बनेंगे, तो ये स्थिति है, इसमें भी 2 केस बन सकते हैं कि 360 बटा थीटा का वैल्यू विषम संख्या होने पर जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि दोनों दर्पणों के बीच में वस्तु किस प्रकार रखी हुई है, वस्तु सममित अवस्था में है या वस्तु असममित अवस्था में है। सममित अवस्था का मतलब है कि उसके बीचों बीच कहीं स्थित हो या उसके साइड में कहीं स्थित हो, तो वो कहलाता है असममित अवस्था। यदि 360 बटा थीटा का वैल्यू विषम संख्या मिल रहा है और उसके अंदर अपन देखें कि वस्तु किस अवस्था में है, सममित अवस्था में है, तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 360 बटा थीटा माइनस 1। और यदि वस्तु सममित नहीं है, मतलब वो क्या है, असममित अवस्था में है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 360 बटा थीटा। मतलब जब इस तरह से इस बीच वाली लाइन पे कहीं वस्तु नहीं हो, इसके आसपास साइड में कहीं हो, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी रह जाएगी, 360 बटा थीटा ही रह जाएगी। अब इसमें कुछ विशेष केस से आप इस बात को समझ सकते हैं। सबसे पहला केस है, यदि दोनों के बीच में कोण कितना हो, 0 डिग्री हो। कितना डिग्री हो, 0 डिग्री। ये आपने बहुत सारी बार देखा है, जब भी अपन शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पे ट्रायल रूम होता है, उसमें 2 समतल दर्पण बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं और अपन वहां ये देखते हैं कि अपने बहुत सारी इमेज अपने को उसके अंदर दिखाई देती हैं। तो उसका कारण यही है कि जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो 360 बटा थीटा का मान कितना मिलेगा आपको, इनफाइनाइट मिलेगा। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, अनंत प्रतिबिंब उसके बनेंगे। दूसरा, यदि दोनों दर्पण 90 डिग्री पे हैं, दोनों समतल दर्पण कितने डिग्री पे झुके हुए हैं, 90 डिग्री पे झुके हुए हैं, तो 360 बटा थीटा मतलब 360 बटा 90 का वैल्यू कितना आएगा, 4। और 4 एक क्या है, सम संख्या है, तो वहां पर वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 360 बटा थीटा माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, कितने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, 3 होगी। प्रतिबिंबों की संख्या वहां पर कितनी हो जाएगी, 3। नेक्स्ट केस, यदि दोनों समतल दर्पणों के बीच में झुकाव कोण 72 डिग्री हो, कितना, 72 डिग्री हो, तो 360 बटा थीटा का वैल्यू, 360 बटा 72 का वैल्यू एक विषम संख्या आएगी और विषम संख्या आने पर आपको ये देखना है कि वस्तु सममित अवस्था में रखी हुई है या असममित अवस्था में रखी हुई है। यदि
360 बटा 72 करें तो वैल्यू आता है 5। यदि वस्तु क्या है, सममित अवस्था में है, तो 5 माइनस 1 प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 4। और यदि वस्तु असममित अवस्था में है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 की 5 ही रह जाएगी। 360 बटा थीटा का जो वैल्यू है वही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें जब तक प्रश्न में अलग से ये बात मेंशन नहीं की जाए कि वस्तु सममित है या असममित है, तब तक आपको वस्तु को कैसा मानना है, सममित अवस्था में ही मानना है। और वहां पर प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, m बराबर 360 बटा थीटा माइनस 8। क्लियर है? ये आपका समतल दर्पण पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन, और उसकी विभिन्न जो स्थितियां हैं उनको भी देखेंगे।